आज का टॉपिक है, हम लोगों को करना है बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं हम। बोर के एटॉमिक मॉडल से शुरू करते हैं चीजों को। ठीक है, देखो भाई, बोर के एटॉमिक मॉडल में बोर का एटॉमिक मॉडल जो है 1912 1913 को आया था। समझ में आ रहा है? और बोर ने अपना मॉडल बनाने के लिए और अपने मॉडल को प्रूफ करने के लिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम का यूज किया था। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ठीक है, बोर ने अपने मॉडल को बनाने के लिए किसका यूज किया था बेटा? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यही एक चीज है जो हम लोग डिस्कवरी को बाद में पढ़ते हैं। ठीक है ना, और उसके रिजल्ट्स को पहले पढ़ते हैं। देखो भाई, बोर ने क्या बोला कि अगर एक एटम है तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में मूव करता है? सर्कुलर पाथ में मूव करता है। भाई ये बात रदरफोर्ड ने भी बोली थी, है ना? इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक पाथ्स में रिवॉल्व करता है। ठीक है, इस तरीके से मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सोडियम का एग्जांपल है, जिसका 9th 10th में हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा है 281। तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल करता है वो किस में ट्रेवल करता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स में। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों जो है, ये तीनों कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका एक ही सेंटर होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ्स में ट्रेवल करता है न्यूक्लियस के आसपास। ठीक है, और इन पाथ्स को कहा जाता है बेटा, इन पाथ्स को कहते हैं ऑर्बिट्स या फिर शेल्स कहा जाता है इन्हें। अब होता क्या है, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ है, स्पेक्ट्रम की स्टडी करके पता चलता है कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ है, इनके पास फिक्स्ड एनर्जी होती हैव फिक्स्ड एनर्जी। और सिंस इनके पास फिक्स्ड एनर्जी होती है, इनको और नाम से जाना जाता है, जैसे कि इनको बोला जाता है एनर्जी लेवल, या फिर बोला जाता है इनको एनर्जी शेल, या फिर इनको कहा जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट्स, या फिर इनको कहा जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब है ऑर्बिट अपने आप छोटी नहीं होगी। ठीक है ना, स्पाइरल मोशन नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, जैसा कि रदरफोर्ड में हो रहा था, उसके ड्रॉबैक में बताया गया था। इन ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इंटीजर नंबर से, n इज इक्वल टू 1 2 3 4। इन नंबर से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, जैसे ये सबसे पहला है, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है। ओके, या यस। फिर इसको K L M N ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड सो ऑन। ठीक है ना। के से क्यों ओके। शुरुआत की है? क्योंकि इस एटम का जो शेप है उसको बोला जाता है कर्नल शेप। कर्नल शेप कोकोनट के शेप के जैसा होता है ना? कोकोनट में क्या होता है, बाहर एक लेयर होती है, उसको अलग अलग करो तो उसके अंदर एक और लेयर होती है, फिर उसको तोड़ो तो उसके अंदर एक और लेयर होती है, फिर उसके अंदर लास्ट में व्हाइट कलर की लेयर होती है। तो एक लेयर के अंदर एक और लेयर है, फिर उसके अंदर एक और लेयर है। तो कहने का मतलब यह है कि एक ऑर्बिट के अंदर एक और ऑर्बिट है, उसके अंदर एक और ऑर्बिट है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी नेमिंग के से शुरू होती है। इसके बाद उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेटा, h/2 पाई का एच इंटीग्रल अपन टू मल्टीपल होगा। जैसे कि n इज इक्वल टू 1 है तो वो हो जाएगा h/2 पाई। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो वो हो जाएगा 2h/2 पाई, या जिसको हम लोग लिख सकते हैं h/पाई। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो वो हो जाएगा 3h/2 पाई। और n इज इक्वल टू 4 है तो वो हो जाएगा 4h/2 पाई। समझ रहे हो? या फिर जिसको बोला जाएगा 2h/पाई। समझे कि नहीं समझे, बोलो बेटा। यस सर। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट। ठीक है ना, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास। लास्ट पॉइंट इसमें ये बताया जाता है कि भाई मान लो इस तरीके से अलग अलग एनर्जी लेवल्स है। ये है न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो जो न्यूक्लियस के पास है वो लो एनर्जी लेवल है।
लो एनर्जी लेवल है, और जो न्यूक्लियस से दूर है वो हाई एनर्जी लेवल है, हाई एनर्जी लेवल है। तो वो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएगा। तो जो न्यूक्लियस के पास है वो लो एनर्जी है, जो न्यूक्लियस के दूर है वो हाई एनर्जी है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना है, तो इसके लिए इसको क्या देना पड़ेगा? इसके लिए ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब ये कर सकता है बेटा हीट करने से, एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है ये इलेक्ट्रिसिटी से, और ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। और जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी है और हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आएगा, तो वो क्या करेगा? वो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और एनर्जी जो रिलीज करेगा वो करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, या फिर बोल सकते हैं हीट के फॉर्म में। समझ रहे हो बेटा? बोलो भाई, हाँ यस या ना? सर। यस सर। जितने भी पॉस्टुलेट्स बताए हैं वो सब यहाँ लिखे हुए हैं। Electrons revolve around the nucleus in concentric circular paths, which are called orbits or shells. These shells or orbits are of definite energy, so that these are also called energy levels, energy shells, या stationary orbits. These are represented as 1, 2, 3, 4 या फिर K, L, M, N. The angular momentum जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई का। Electron goes from low energy shell to high energy shell by absorbing certain amount of energy, while it goes from high energy shell to low energy shell by losing energy. ठीक है? तो जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं उन पॉइंट्स को यहां पर लिख कर रख दिया गया है। ठीक है बेटा? बोलो भाई, हाँ या ना? यस सर। चलो, अब हम अगला करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, अगले टॉपिक को बोला जाता है बेटा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर ने केवल नील्स बोर ने केवल ये काम नहीं किया था कि थ्योरी बता दी थी। उसने अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कई सारे कैलकुलेशंस किए थे। उन्होंने रेडियस कैलकुलेट करना बताया, वेलोसिटी कैलकुलेट करना बताया, एनर्जी कैलकुलेट करना बताया। और उसी चीज को हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ उसी को हम कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। मॉडल। ठीक है? अब यस। जो मैथमेटिकल फॉर्म है बोर्स एटॉमिक मॉडल का बेटा, वो केवल किस पे अप्लाई होता है? ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये अप्लाई होता है ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, या फिर इन्हीं को कहा जाता है हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब उन्होंने जितनी भी कैलकुलेशंस किए थे वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के सिस्टम के लिए किए थे। जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +3। समझ रहे हो? हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +3। ओके, इनके लिए। यस। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ऑर्बिट में है, ये है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी nth ऑर्बिट में है। अब 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे कुछ गिवन चीजों को लिख लेते हैं जो हमें पता चले। ऑर्बिट नंबर जो है, ऑर्बिट नंबर n है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसको बोल देते हैं Q1। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है -e। ठीक है ना? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है Z। एटॉमिक नंबर Z, Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो चार्ज ऑन ओके। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो भाई न्यूक्लियस में अगर एक प्रोटॉन होगा तो चार्ज होगा +e, और अगर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो चार्ज होगा +ZE। समझ में आ रहा है?
कोई डाउट हो तो ओ पूछ यस लेना, है सर। ना। सर चार्ज और न्यूक्लियस एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा, प्रोटॉन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस वन पॉइंट प्लस सिक्स जीरो टू इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। 19 कूलम। इसी चार्ज को बोलते हैं प्लस ई। समझ में आया। और मुझे यस बताओ, सर। न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर जेड है ना। जैसे यस कार्बन सर। 612 है, तो उसके पास 6 प्रोटॉन होंगे ना। तो यस सर। एक प्रोटॉन पे चार्ज है प्लस ई का, तो 6 प्रोटॉन पे चार्ज होगा प्लस 6 ई। 6 ई का। तो भाई जेड प्रोटॉन्स में कितना चार्ज होगा, जेड प्रोटॉन्स पे प्लस जेड ई का चार्ज होगा, जेड ई। समझे। यस सर। ठीक है ना। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की रेडियस को आर ले लेते हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, लीनियर स्पीड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं वी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं एम। ठीक है ना। यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, वही है रेडियस आर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस है रेडियस आर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। ओके। और इसके यस। अलावा जो भी चीज लगती रहेंगी वो हम बीच बीच में बताते रहेंगे। ठीक है ना। ओके सर। ओके बेटा। अब देखो, सबसे पहली चीज क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन असल में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर इस मोशन। इलेक्ट्रॉन पर दो तरीके के फोर्स लगेंगे भाई। अगर एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है एक ऑर्बिट में और ऑर्बिट चेंज नहीं होगी, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट, इन एन ऑर्बिट, तो उस पे दो फोर्स लगेंगे। ठीक है ना। एक होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई अट्रैक्शन का फोर्स जनरेट हो रहा है चार्ज से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होगा एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इसका के Q1 Q2, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ई, मैं केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। न्यूक्लियस पे चार्ज है जेड ई, डिस्टेंस है आर स्क्वायर। तो जो फोर्स हो जाएगा बेटा, फोर्स हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर। ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। तो एक फोर्स अंदर की ओके तरफ सर। लग रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बेटा, कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन करती है तो उसमें एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है। समझ में आ रहा है। जैसे कि एक यस सर। रस्सी है, उस रस्सी के कोने पे एक पत्थर बांध दो और उसको गोल गोल घुमाते रहो, तो तुमने जब तक हाथ से पकड़ा है वो गोल गोल घूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम हाथ से छोड़ोगी तो वो बाहर की तरफ जाएगा। वो बाहर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, और वो कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ रहा है। जो यस दूसरा सर। फोर्स है, दैट फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन पे जो दूसरा फोर्स लगेगा वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन वगैरह फिजिक्स में आएगा आएगा तो वो होता है mv² अपॉन आर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है। अब अगर इलेक्ट्रॉन को इसी सर्कुलर पाथ में घूमना है, तो इसका मतलब अंदर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड और बाहर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। यस ठीक है ना। सर। तो हम ये बोलेंगे दोनों फोर्सेस अगर बराबर हैं, ठीक है ना, ओके, दोनों फोर्सेस बराबर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और जो फोर्स हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो हो जाएगा mv² अपॉन आर। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन आ गई के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और आ जाएगा mv²। इसमें हम सबसे पहले निकाल रहे हैं बेटा रेडियस। अब रेडियस अगर मुझे निकालना है, अगर मुझे रेडियस निकालना है तो रेडियस को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, आर भी वेरिएबल है और वेलोसिटी भी वेरिएबल है। मैं एक वेरिएबल को हटाऊंगा। कैसे हटाऊंगा, उसको मैं हटाऊंगा फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम, फ्रॉम एंगुलर
मोमेंटम। मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो है बेटा, उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगुलर मोमेंटम होता है मास इनटू एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी होता है एम वी आर, लीनियर वेलोसिटी इनटू रेडियस। ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम हमें बताया गया है कि एंगुलर मोमेंटम एच एम एन एच अपॉन टू पाई होगा एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी मदद से हम वी निकाल लेंगे। वी हो जाएगा एन एच अपॉन एम एम आर टू पाई हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 से जो वेलोसिटी की वैल्यू है उसे पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 पे। तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लोग जानते हैं के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू है एम वी स्क्वायर। इसमें वी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, ये हो जाएगा एम स्क्वायर आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू यहाँ आ जाएगा, आर का वैल्यू यहाँ रख दिया तो ये हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और अपॉन में हमारे पास आता है 4 पाई स्क्वायर एम, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ये बेटा हमारे रेडियस का पहला फॉर्मूला निकल कर आया है। ठीक है, ये हमारे रेडियस का पहला फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है ना। ऑब्वियसली ये फॉर्मूला याद करने के लिए टफ है, इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं आते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में मुझे कई वैल्यूज पता है। मुझे एच की वैल्यू पता है, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। पाई पता है मुझे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझको पता है, कांस्टेंट के मुझे पता है, समझ रहे हो, और चार्ज की वैल्यू मुझे पता है। ये सारी वैल्यूज को जब हम पुट करते हैं, ये सारी वैल्यूज को जब हम पुट करते हैं तो रेडियस निकल कर आता है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, और इसकी यूनिट आती है एंगस्ट्रॉम में। इसकी यूनिट आती है एंगस्ट्रॉम में। समझ रहे हो बेटा? बोलो भाई हाँ या ना। इसका मतलब रेडियस जो है, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के। एटॉमिक नंबर मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन के नंबर बढ़ेंगे, मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस कम होगी। समझ रहे हो उसको बेटा? यस सर। अब हमको करना क्या है देखो, हमको सॉल्व करना है। ठीक है ना। हमको क्या क्या सॉल्व करना है। हम अलग अलग हम अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए हम लोग ले लेते हैं 3 एग्जाम्पल। मैं तुम्हें फॉर्मूला सिखा रहा हूं ताकि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट कर सको। तो मेरे पास हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम प्लस टू है। इनके लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए रेडियस, n इज इक्वल टू 2 के लिए रेडियस, n इज इक्वल टू 3 के लिए रेडियस निकालनी है, ताकि मुझे फॉर्मूला पुट करते बने। जैसे मैं n इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन के लिए करूंगा। बेटा हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर होता है 2, और लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर होता है 3। समझ रहे हो? यस सर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? आर इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। अब हाइड्रोजन का पहला वाला निकालना है, तो हाइड्रोजन के पहले वाले के लिए एन का वैल्यू है 1 का स्क्वायर, और जेड का वैल्यू है 1। सॉल्व करके कितना आया? 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो पहले वाली की वैल्यू है 0.529 एंगस्ट्रॉम। समझ रही हो बात को बेटा? यस सर। वैसे बाकी कैलकुलेट कर लोगी? यहाँ सर कर लेंगे। तो करो कैलकुलेट और वैल्यू बताओ मुझे, फटाफट कैलकुलेट करो और मुझे वैल्यूज बताओ। बेटा माइक ऑफ करके है ना। यस।
सर हो गया। 7, चलो, वैल्यूज बताओ। सेकंड वाली की क्या वैल्यू आ रही है? सर हीलियम का n पे 1 रखने पे जीरो पॉइंट एक टू मिनट, सिक्स हाइड्रोजन के तीनों बताओ पहले, हाइड्रोजन का दूसरा बताओ पहले। हाइड्रोजन के तीनों टू हाँ बताओ। पॉइंट 116 2.116 एंगस्ट्रॉम। इसका थर्ड वाला? 4.761 एंगस्ट्रॉम। 761 एंगस्ट्रॉम। सही है ना? हाँ। गलत तो नहीं किया? हाँ सर। सर, सही किया है। कैलकुलेट तो मैंने खुद कैलकुलेट ही किया है। कैलकुलेटर यूज किया तुमने? नहीं सर, कह रही हूँ कैलकुलेट खुद ही किया है। चलो, हीलियम का फर्स्ट वाला बताओ। हीलियम का 0.264। हाँ, 0.2645 एंगस्ट्रॉम। ठीक फाइव है। क्यूब 3 डेसिमल तक हाँ, ही सॉल्व लिख दो। किया है। ठीक है, चलेगा। चलेगा, 3 डेसिमल तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला बताओ। 1.058 एंगस्ट्रॉम। सही है, 1.058 एंगस्ट्रॉम सही है। फिर थर्ड वाला बताओ। 2.38 एंगस्ट्रॉम। 2.38। यस सर। और एक आध डेसिमल और निकालो। एक का डेसिमल और निकाले। हम्म। 0.5 आ रहा है। ठीक है, सही है। लिथियम का तीनों बताओ, फर्स्ट वाला बताओ लिथियम का। फर्स्ट वाला 0.176। 0.176, ठीक है। यस। हम्म। और दूसरा वाला जीरो दूसरा पॉइंट वाला? सेवन जीरो जीरो पॉइंट सेवन सेवन जीरो जीरो फाइव थ्री एंगस्ट्रॉम। और थर्ड वाला 1.587। सही है। इजी है ना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना आसान है ना, बताओ। हाँ। यस सर। चलो, इसके बाद हम अगला जो कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे हम, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो स्पीड का हमने ऑलरेडी फॉर्मूला लगाया हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन, आई थिंक ये इक्वेशन 4 है, इस इक्वेशन को 5 बोल देते हैं, इस इक्वेशन को 6 बोल देते हैं। तो इसको बोल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। अब इसमें क्या कर दो, आर की वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू होती है n² h², अपॉन में होता है 4 पाई r², 4 पाई² m k z² ये वैल्यू है। इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना, इसको साइड में लिख देते हैं। ये इस वैल्यू को अगर हम यहाँ इसमें पुट करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा h, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 2 पाई m, और r का वैल्यू है n²h²। इसके अपॉन में है 4 पाई² m k z² हो जाएगा। एक m से m कैंसिल हो गया, पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, और एक ये कैंसिल हो गया, एक h से एक ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आता है 2 पाई k z² अपॉन में आता है हमारे पास n और h। मेरे पास सारे कांस्टेंट्स हैं, मैं क्या करूंगा, सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दूंगा। और जब मैं सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करूंगा तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा 2.18 × 10⁻⁶ z अपॉन n। क्योंकि z और n तो अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से बदलते रहेंगे, यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो बेटा? इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है 2.18 × 10⁻⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके सर। बोलो। यस सर। यस फॉर्मूला लिख सर। लो ये वाला, फॉर्मूला लिख लो ये वाला। यस सर। थैंक यू। फॉर्मूला लिख लो ये वाला। यस सर, लिख रहे हैं।
सर हो गया। अब फिर से वही काम करेंगे। है। फिर से वही काम। यस सर, ओके सर। स्पीड निकालेंगे ना, पिछली बार तो रेडियस निकाली थी। यस सर। अब तीनों के लिए क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम हाइड्रोजन। प्लस, लिथियम प्लस टू। जेड तो पता चल ही गया, क्या भाई। यस सर। जेड की वैल्यू पता चल गई ना, इसके लिए जेड की वैल्यू वन होती है, इसके लिए जेड की वैल्यू टू होती है, इसके लिए यस जेड की सर। वैल्यू थ्री होती है। ठीक है। तीनों यस के लिए सर। रेडियस निकालो बेटा, जैसे कि फर्स्ट वाले के लिए निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6 Z/n। तो अगर मैं जेड की वैल्यू वन पुट कर दूं, जेड की वैल्यू पुट कर दूं वन, एन की वैल्यू पुट कर दूं वन, तो कितना आ गया, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो पहले वाले में इलेक्ट्रॉन की स्पीड है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है बेटा। यस सर, निकाल रहे हैं। वैसे ही सबके लिए कैलकुलेट करना है। दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा।
हो गया बच्चा? हेलो। यस सर, हो गया। हाँ, बताओ फिर n इक्वल टू 2 की स्पीड बताओ फिर। एन इज इक्वल टू 2। सर 4.36 इंटू 10 raised to power 6। बेटा, हाइड्रोजन की सेकंड वाली पूछ रहा हूँ मैं। सर हाइड्रोजन की सेकंड वाली बता रहे हैं। कैसे होगा बताओ जरा। r = 2.18 × 10⁻⁶। ऊपर z रखना है, नीचे n। तो हाइड्रोजन का ओ, z 1 होता है और ऑन 2 है। सर मैंने उल्टा रख के सॉल्व कर दिया पूरा। चलो दोबारा सॉल्व करो। यस सर। सर हो गया। चलो n नेक्स्ट इक्वल टू टू क्वेश्चन। का बताओ। एन इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10 raised to power 6। सही है। नेक्स्ट, थर्ड वाला। 0. 0 क्या? 0.726 इंटू 10 raised to power 6। ठीक है। हीलियम का फर्स्ट वाला। 4.36। 4.36 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट। 2.18 इंटू 10 raised to power 6। 2.18 × 10⁻⁶, ठीक है। n = 3। 1.453 इंटू 10 raised to power 6। 1.453 × 10⁻⁶, सही है। लिथियम का फर्स्ट वाला। 6.54 इंटू 10 raised to power 6। 10⁻⁶। n = 2 का। 3.27 इंटू 10 raised to power 6। इंटू 10⁻⁶, सही है। और n = 3 का। 2.18 इंटू 10 raised to power 6। 2.18 × 10⁻⁶, 10⁻⁶, ठीक है। बन जाएगा ना ये? यस सर।
बेटा फॉर्मूला अच्छे से लिख लिख के याद करना आगे चल के, ठीक है। यस चलो, सर। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है इसमें, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, दो और पॉइंट इसमें डिराइव किए जाते हैं। जैसे एक होता है, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है ना। टाइम पीरियड, तो एक्चुअली क्या कर रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में इस न्यूक्लियस के आसपास क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। किसी न्यूक्लियस के आसपास ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड न्यूक्लियस, टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। तो भाई इसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड को हम वी बोल देते हैं, डिस्टेंस जो है एक रिवोल्यूशन में वो 2 पाई आर पार होगा, और टाइम जो है टाइम टी है, और मुझे टी ही निकालना है। तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर अपॉन वी। या तो मैं इसको सिंपल कर सकता हूँ, सिंपली ऐसे कर सकता हूँ, 2 पाई आर की वैल्यू 0.529, और एंगस्ट्रॉम है मतलब 10 की पावर -10 मीटर, n² बाई जेड, सिंपल में। और उसके नीचे मैं स्पीड रख सकता हूँ 2.18 × 10 की पावर 6 जेड अपॉन एन। और सारे कांस्टेंट्स को इकट्ठा करके यहाँ पर मैं, जितने भी कांस्टेंट्स हैं यहाँ पर, इन सारे कांस्टेंट्स को इकट्ठा करके, जो जो कांस्टेंट है यहाँ पर, जैसे ये सब कांस्टेंट है, जैसे ये सब कांस्टेंट है, इन सारे कांस्टेंट को इकट्ठा करके मैं यहाँ लिख सकता हूँ टी नॉट केवल। बाकी हो जाएगा n³ बाकी हो जाएगा, बाकी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n² बाई जेड, और ऊपर आ जाएगा n/z। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा टी नॉट, ये हो जाएगा n³ अपॉन z²। ओके। ये, इसमें अगर कभी आपसे पूछा जाए एग्जैक्ट वैल्यू, तो आप टी नॉट इन वैल्यूज को पुट करके टी नॉट एग्जैक्ट निकाल सकते हो। समझ रहे हो बेटा। यस सर। ओके। यस ओके सर। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालेंगे तो इसी तरीके से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इसी तरीके से टाइम पीरियड के बाद दूसरी चीज हम निकाल सकते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी, है ना। दूसरा हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी से अलग है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन है। इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितनी बार रिवॉल्व करेगा, ये वो है, ओके। ठीक है ना। ये हमें क्या बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, ठीक है ना, डन बाय एन इलेक्ट्रॉन, बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इन 1 सेकंड, इन एन ऑर्बिट इन 1 सेकंड, या इन यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम तो 1 सेकंड ही होता है। तो इस हिसाब से फ्रीक्वेंसी जो होगा, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा, वो 1/टाइम पीरियड ही है। और 1/टाइम पीरियड मतलब T0 n³ अपॉन z²। हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा z² अपॉन n³, और ये हो जाएगा f0। तो हमारे पास आ गया f इज इक्वल टू f0 z² अपॉन n³। ठीक है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। यहाँ तक हमने बेसिक चीजों को कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक करेंगे, वो टॉपिक है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, उसे बोलते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बेटा, ओके।
इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कंट्रोल में है और वो मूव कर रहा है। न्यूक्लियस के कंट्रोल में है मतलब कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके पास, और मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है, जिसको फिलहाल के लिए मैं बोलूंगा टीई, टोटल एनर्जी, वो दो एनर्जीज का सम है। वो है, एक है पोटेंशियल एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा है दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। एक है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। ओके। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, अब हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। और एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है ना। ओके। तो के है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का रख देंगे -E और न्यूक्लियस का रख देंगे +E। समझ में आ रहा है? अपॉन आर। तो ऐसे केस में ये हो जाएगा -KZe² अपॉन आर। ये हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। दूसरा होगा काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। लेकिन हमने पीछे एक इक्वेशन निकाली थी, अगर पीछे जाओगे तो हमने ये इक्वेशन निकाली, इक्वेशन 3। इसमें mv² की वैल्यू निकाली थी। तो हमने mv² की वैल्यू निकाली थी फ्रॉम इक्वेशन 3। mv² इज इक्वल टू होता है KZe² अपॉन आर। और वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो ये हो जाएगा KZe² अपॉन 2R हो जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी। इससे हम निकाल सकते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी दोनों का सम होगा। काइनेटिक एनर्जी -KZe² अपॉन आर, और ये हो जाएगा प्लस में KZe² अपॉन 2R। और इसमें हम क्या कर देंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 2R, ये हो जाएगा -2KZe², ये हो जाएगा +KZe²। सॉल्व करके आ जाएगा -KZe² अपॉन 2R टोटल एनर्जी। बेटा इसका रिलेशन बेटा इसका रिलेशन होगा, अगर मुझे टोटल एनर्जी का रिलेशन निकालना है पोटेंशियल और काइनेटिक के साथ, तो मैं क्या करूंगा, टोटल एनर्जी को डिवाइड कर दूंगा पोटेंशियल एनर्जी से। टोटल एनर्जी है -KZe² अपॉन 2R। पोटेंशियल है -KZe² अपॉन आर। माइनस माइनस कट गया, ये और ये कट गया, आर और आर कट गया। तो अपने पास वैल्यू बची 1/2। मतलब टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है। ठीक है। और दूसरा है, मैं रिलेशन निकाल लेता हूँ टोटल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी का। तो बेटा टोटल एनर्जी कितनी होती है, -KZe² अपॉन 2R। और काइनेटिक एनर्जी होती है KZe² अपॉन 2R। तो यहाँ आ जाएगा केवल माइनस। मतलब टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी का उल्टा होता है। काइनेटिक एनर्जी में का जस्ट उल्टा होता है साइन में, टोटल एनर्जी। ये रिलेशन समझ में आए बेटा? यस सर। ये रिलेशन समझ में आए? अब यस इसके सर। बाद क्या हो सकता है पता है? इसके बाद जो टोटल एनर्जी है उसको मैं अब केवल एनर्जी बोल दूं। टोटल एनर्जी को मैं केवल एनर्जी बोल दूं, और ये होती है -KZe² अपॉन 2R। और इसमें क्या कर सकते हैं, हम आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं एज यूजुअल n²h² अपॉन अपॉन हमारे हम लोग लिख सकते हैं 4π²m KZe²। ये सारी वैल्यू रख के जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा -KZe², और अपॉन में हमारे पास आ गया 2R, तो हो जाएगा 2n²h²। ठीक है। n²h², ये हो जाएगा 4π²m KZe²। और ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा अपने पास। ये हो गया 2 2 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 पाई² m K² Z² e⁻⁴। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में अपने पास है n²h²।
बेटा बाकी सब कांस्टेंट हैं, सारे कांस्टेंट्स पुट करूंगा तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी पता है? एनर्जी की वैल्यू आती है -2.18 × 10⁻⁻18 Z² अपॉन n², जूल। समझ में आ रहा है? जूल में एनर्जी की वैल्यू इतनी आती है, जूल में एनर्जी की वैल्यू इतनी आती है। और बेटा इसी चीज को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक और यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं, तो होता है -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे या नहीं समझे, बोलो भाई। बता बेटा। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कुछ पूछना तो नहीं इसमें? कुछ पूछना हो तो पूछ लो। डेरिवेशन है फिलहाल, जो है जो लास्ट के जो फॉर्मूले बताए ना वैल्यू वाले, फिलहाल तो वो हम्म। लास्ट वाले फॉर्मूले पे फोकस करना। ओके सर। फिलहाल तो जो पढ़ाया उसके लास्ट वाले फॉर्मूले इस पे फोकस करना। अब फॉर्मूला लिख लो बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर सवाल हम क्लास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला करते हैं, लेकिन एग्जाम में इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, वैल्यू रख ली। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद हम फिर वही काम करेंगे जो पहले कर रहे थे, एनर्जी की वैल्यूज निकालेंगे अब हम। और किस में निकालेंगे बेटा? यूनिट शुड बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बन जाएगा ना? फॉर्मूला सही से लिखना है ना, पिछली बार जैसे गड़बड़ मत करना। किसके लिए निकालना है बेटा? हाइड्रोजन के लिए, हीलियम प्लस के लिए, लिथियम+2 के लिए। n = 1, n = 2 और n = 3 की एनर्जी निकालना है। इसके लिए Z1 है, इसके लिए Z2 है और इसके लिए Z3 है। चलो शुरू हो जाओ। फॉर्मूला लिखा है सही से देख लो, -13.6 Z² अपॉन n²। हाँ सर सही है। ठीक है, चलो सॉल्व करो। ओके सर।
सर हो गया। सर कहाँ गए? हाँ बेटा बताओ, आंसर्स बताओ। हेलो। यस सर। चलो आंसर्स बताओ। सर हाइड्रोजन का पहला वाला -2.18 इंटू 10 बेटा रेज टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सारा आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस वाले यूनिट्स में निकालना था। इस सर वाले इसमें यूनिट कैसे में। निकालेंगे? इसमें जैसे जैसे इसमें निकाला वैसे इसमें निकालेंगे। हाँ वही। सर मैं लिख लूँ सर, इधर मैंने देखो। उसको लिखा ही नहीं था। हाँ अब मैं वही मैं बोल रहा हूँ, तुम सुनते नहीं हो बेटा। इसके लिए जेड का वैल्यू 1 है, एन इज इक्वल टू 1 के लिए निकालना है। एनर्जी का फॉर्मूला होगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6। जेड का वैल्यू 1 पुट कर दो, एन का वैल्यू 1 पुट कर दो। ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम्म। फिर ओके सर। सेकंड वाले के लिए निकालते हैं, एन इज इक्वल टू 2 के लिए, तो एनर्जी इज इक्वल टू -13.6। ये ऊपर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -13.6/4। ये हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो। सर 5 मिनट रुकिए, दोबारा निकालती हूँ। निकालो, कैलकुलेट करो।
सर हो गया। बताओ फर्स्ट का वैल्यू बताओ। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस माइनस माइनस। सेकंड वाले का। सर सेकंड वाला -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -3.4 इलेक्ट्रॉन। थर्ड वाला। -1.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। हीलियम का फर्स्ट वाला। -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सेकंड वाला। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड वाला। -6.044 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। लिथियम का फर्स्ट वाला। -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बढ़िया। सेकंड वाला। -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और थर्ड वाला। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना यस। करने के बाद जो चीज हमें फॉर्मूले से नहीं समझ में आती, वो चीज हमें यहाँ समझ में आ रही होगी कि यस। हाइड्रोजन के n = 1 की एनर्जी हीलियम के n = 2 से मैच करती है। ठीक है। यस सर। और उसकी एनर्जी जो है वो लिथियम के n = 3 से मैच करती है, लिथियम +2 को। ठीक है। इनकी एनर्जी बराबर है, समझ रही हो बेटा? यस सर। चलो इसके बाद हमारे पास अगला आता है ना? हम हाइड्रोजन के लिए कई सारी चीजों की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है ना? हाइड्रोजन के लिए हम लोग ऑलरेडी हम वैल्यू निकाले हुए हैं। हाइड्रोजन के लिए n = 1 की एनर्जी हम निकाले हुए हैं। n = 2 की एनर्जी हमने निकाला है, 3 की निकाली है। n = 4 की नहीं निकाली है। तुम्हारा काम है n = 4, 5 और 6 की एनर्जी भी निकालो। n = 1 की एनर्जी हमने निकाली है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझे बेटा? n = 2 की एनर्जी हमने निकाली है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n = 3 की एनर्जी हमने निकाली है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी तरीके से लास्ट में चल के, समझ में आ रहा है? लास्ट में चल के n = इनफाइनाइट की वैल्यू निकालना है। चलो n = 4 की निकालो, 5 की निकालो, n = 6 की निकालो और इनफाइनाइट की निकालो। जहां फंसो बताना मेरे को। सर ये निकालेंगे कैसे? कौन क्या निकालेंगे कैसे? ये हाइड्रोजन है। तुमने हाइड्रोजन की 3 तक निकाल ली, तो 4, 5, हाँ 6 नहीं सर। निकाल पाओगे? बताओ। हाँ भाई, सर हाइड्रोजन एक में वन मिनट। टू थ्री सर एक हाँ मिनट हाँ। रुक जाइए। हम्म। हाँ सर बताइए। बताओ n = 4 का आया। n = 4 का। सर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा सर, ऐसा लग रहा है दिमाग हैंग हो गया है। n = 4 में क्या दिक्कत है भाई? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन है। एनर्जी हाँ। का फॉर्मूला होता है -13.6। मैं तो एनर्जी निकालने के लिए बोल रहा हूँ, Z² / n²। हाइड्रोजन है तो Z = 1 है। बस मैं बोल रहा हूँ अब n = 4 के लिए निकालो। तो भाई E = हो जाएगा -13.6। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर / 4 का स्क्वायर। ये हो गया -13.6 हाँ सर आ अपॉन गए। 16। सर 3.4।
फिर से देख लो एक बार, गलत आंसर है क्योंकि अरे हाँ हाँ। -13.6। ये हो गया 1 का स्क्वायर। सर जीरो ये हो पॉइंट गया एट 1 फाइव का। हाँ ऐसे ही कुछ आता, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -0.85। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और बोल रहा हूँ n = 6 के लिए निकालो। -13.6, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर। चलो। यस सर। सर आ गया। सर n = 5 पे आया है -0.544। सही है। एक आखिरी और कर लो। n = 6 पे आया है -0.377। -जीरो सर पॉइंट थ्री राउंड ऑफ करके 378, ठीक है बेटा। तो इसकी वैल्यू जो हो रही है वो -0.85। इसकी वैल्यू हो रही है -0.544। इसकी वैल्यू हो रही है एट। -0.37378। तुम एक चीज देख रहे हो कि n = 1 और 2 के बीच में बहुत बड़ा एनर्जी गैप है। 2 और 3 में उससे छोटा एनर्जी गैप है। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं एनर्जी गैप छोटे होते जा रहे हैं। यस सर। ठीक है। अच्छा, इनफाइनाइट पे कैसे निकालेंगे? भाई n = इनफाइनाइट पे ले जाए निकालेंगे तो E = -13.6, 1 का स्क्वायर अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर होगा। बेटा, इनफाइनाइट का जो स्क्वायर होता है, ये इनफाइनाइट का स्क्वायर भी इनफाइनाइट होता है। और 1/इनफाइनाइट कितना होता है? 1/इनफाइनाइट 0 होता है। समझ में आ रहा है? वन यस अपॉन सर। इनफाइनाइट 0 होता है, तो यहाँ पर एनर्जी 0 हो जाएगी। यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? 0। 0। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? यस तो सर। इस तरीके से एनर्जी चलेगी। ओके। बाकी जो है अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। ओके कल सर। फ्री नहीं हूं मैं। नेक्स्ट क्लास जो है मंडे को, बाकी का जो बैकअप वाला पोर्शन है वो मंडे को कराया जाएगा। ओके ठीक है। सर। ओके सर। ठीक है। चलो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसको बेटा इनकी थ्योरीज वगैरह को अच्छे से रिवाइज कर लेना।